क्या है टॉपिक देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये आपका आज का टॉपिक है। इसकी हिंदी अगर आप देखेंगे तो इसके हिंदी हो जाएगा वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन के माने हो जाएगा वर्गीकरण। कंप्यूटर को वर्गीकृत कैसे किया गया है, कितने तरीके से इसको विभाजित किया गया है, उसको आज हम देखते हैं। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसका जो पहला टॉपिक आएगा वो हम इसको 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला आपका होगा एप्लीकेशन के आधार पर। एप्लीकेशन मतलब कार्यक्षेत्र इसके कौन कौन से हैं, उसके आधार पर इसका विभाजन करेंगे तो एप्लीकेशन बेस हो जाएगा। और मैं ऐसे आपको डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, और स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट आपका होगा इधर, यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो आपका बी नंबर हो जाएगा, एक तो ए नंबर आपका हो जाएगा एप्लीकेशन बेस यानी एप्लीकेशन के आधार पर, और बी नंबर हो जाएगा पर्पज के आधार पर, पर्पज बेस। और दोस्तों थोड़ा सा गला ख़राब है तो साउंड आपको क्लियर अगर नहीं आएगी थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और सी नंबर आपका है ये कि कंप्यूटर को बांटा गया है स्पीड और साइज़ के आधार पर, साइज़ बेस। 3 के आधार पर इसको विभाजित किया गया है कंप्यूटर को कि उसका कार्यक्षेत्र कौन कौन सा है, उसके आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जाएगा, और आपका पर्पस के आधार पर कंप्यूटर कितने भागों में विभाजित हो सकता है, और स्पीड के आधार पर कितने भागों में विभाजित हो सकता है। अब एप्लीकेशन के आधार पे अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 चीज़ें आएंगी। पहला आएगा डिजिटल कंप्यूटर, और दूसरा आएगा एनालॉग कंप्यूटर, और तीसरा इसमें आएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, जो आपको फ़ायदा देगा आगे एग्ज़ाम में। और पर्पज के आधार पे इसको 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। पहला है जनरल पर्पज कंप्यूटर, और दूसरा है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। ये पर्पज के आधार पे इसको 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया कि जनरल पर्पज एक काम होता है और एक स्पेशल काम होता है। और जब हम इधर आते हैं 3rd नंबर वाले को देखते हैं कि हमारा स्पीड और साइज के आधार पे माइक्रो कंप्यूटर, और दूसरा है मिनी कंप्यूटर, और तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा है 4th नंबर है सुपर कंप्यूटर। दोस्तों ये आपका एक तरीके से मैंने चार्ट बना दिया जिससे आपको आसानी हो जाए याद करने में। ऐसे अगर मैं आपको बताता तो ए नंबर लिखाता, फिर 3 लिखाता, बी नंबर लिखा करके फिर 2 लिखाता, और सी नंबर लिखा कर 4 लिखाता। इसमें ये मैंने एक चार्ट बना दिया जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन के आधार पर, पर्पज़ के आधार पर, और स्पीड साइज़ के आधार पर। तो डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग, हाइब्रिड ये एप्लीकेशन के आधार पे हो जाते हैं। पर्पज़ के आधार पे 2 हो जाते हैं, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। साइज़ और स्पीड के आधार पे आपके हो जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट के बाद मैं इसको हटा के मैं आपको बताना शुरू करूँगा इधर से, यहाँ से एप्लीकेशन बेस के आधार पर। पहला वाला टॉपिक मैं उठाऊँगा डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। दोस्तों हो गया होगा, मैं हटा रहा हूँ।
आगे बढ़ते हैं, इसमें हम चर्चा करते हैं अब डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल, हम पहले बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की, जो इसका पहला टॉपिक था। अब आप जानते हैं कि डिजिटल शब्द जो बना है वो डिजिट पे बना है, और डिजिट के माने होता है अंक, यानी कि आपका ये जो कंप्यूटर है ये आपका अंकों पर आधारित है। यानी हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर अंकों पर कार्य करता है, अंकों पर बेस होता है, वो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है। बेसिकली नॉर्मल तरीके से आप इसका डेफिनेशन ये लिख सकते हैं। और ये कंप्यूटर आमतौर से घरों में, ऑफिस में, स्कूलों में, इंस्टीट्यूट्स में, ऐसे बहुत सारे जगहों पर प्रयोग किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर। और इसको चलाने के लिए किसी ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती है, किसी यूज़र की आवश्यकता पड़ती है, ये ऑटोमेटिक काम नहीं करता है। लेकिन अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों देखो, जब आप अपने कंप्यूटर पर, जो आपके पास लैपटॉप होगा या जो आपके पास डेस्कटॉप होगा, वो आपका डिजिटल कंप्यूटर के कैटेगरी में आता है। अब ये वर्क कैसे करता है इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर जो है ये 0 और 1 के फॉर्मेट में काम करता है, 0 एंड 1। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी या मशीन कोड। दोस्तों जब मैं आगे आपको चैप्टर में लेके चलूँगा, जो नंबर सिस्टम आपको मैं पढ़ाऊँगा, तो आपको बाइनरी के बारे में मैं बताऊँगा, और मशीन कोड, ये 0 और 1 क्या होता है, ये क्या चक्कर है, ये भी मैं बताता हूँ। तो ये 0 और 1 पे काम करता है डिजिटल कंप्यूटर आपका। और ये काम कैसे करता है? जब हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं, मान लिया मैंने कीबोर्ड से मैंने ए प्रेस किया, तो कंप्यूटर जब समझता है 0 और 1, तो ये ए को कैसे समझ जाता है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो कंप्यूटर क्या करता है कि इसको एक नंबर भेजता है इसके ब्रेन में, जहां पर आपका ए वाला बटन लगा हुआ है, उस बटन की वैल्यू है, उस जगह पर जो वैल्यू डाली गई है वो है 65। यानी ये आपके नंबर में स्टोर होता है। अब ये 65 जाएगा कंप्यूटर के दिमाग में, लेकिन अब इसको 65 भी समझ में नहीं आएगा, 65 भी समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या करेगा? ये इसको क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। एक कन्वर्टर लगा होगा, यहाँ पर एक कन्वर्टर लगा, मैं लिख देता हूँ समझने के लिए आपके। कन्वर्टर लगा है। कन्वर्टर क्या करेगा? इस 65 को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में, 10000001। दोस्तों ये लिखा हुआ है आपका 65। ये बाइनरी है आपके 65 का। कैसे होता है ये मैं जब नंबर आपको बताऊंगा, नंबर सिस्टम आगे, तब फिर आपको पता लगेगा कि ये 65 का ही कितना ऐसे कैसे आ गया। और कंप्यूटर को समझ में आ जाता है कि अच्छा मेरे को करना क्या है, और वो स्क्रीन पर आपको ए दिखा देता है। ए कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको दिख जाता है। ये आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है। अब दोस्तों देखो, ऐसे बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अब ए वाला बटन जहां पर लगा है, बटन की कोई वैल्यू नहीं है। आप ए वाले पे ला करके Z लगा दोगे, ए वाले पे लाके आप D लगा दो, C लगा दो, जो मन करे वो लगा दो, लेकिन आपका जो प्रिंट करेगा वो 65 ही उसके दिमाग में जाएगा, क्योंकि बटन आपका ए जहाँ पर हिट करता है उस लोकेशन की जो वैल्यू है 65 है। तो ऑलवेज चाहे इस पर Z लगा हो चाहे D लगा हो, इस जगह पर वो प्रिंट करेगा ए ही। और अपने लोगों को बीच में दिखता है कि हमने ए प्रेस किया और कंप्यूटर ने ए छाप दिया, हम डायरेक्ट ये समझते हैं। बट छापता कैसे वो है, इस तरीके से करता है कुछ कि कंप्यूटर के दिमाग में एक वैल्यू जाती है जहाँ पे हिट करता है कीबोर्ड, और वो जा करके बाइनरी में कन्वर्ट होता है। ये आपका हो गया मशीन कोड। क्या हो गया? मशीन कोड हो गया। तो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद आपके कंप्यूटर पे उसको समझ में आ जाता है। कोड होता है हर चीज़ का। हम ही आप अगर कोडिंग भाषा में कोई काम करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो क्या करता है, समझ जाता है और आपको ए लिख देता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका कीबोर्ड डिजिटल फॉर्मेट में काम करता है कि जब कुछ करते हैं तो उसको नंबर में पहले कन्वर्ट होता है, वो इस बाइनरी वाले में उसको जो भी चीज़ जाएगा डिजिट में जाएगा, और डिजिट से वो कन्वर्ट होगा बाइनरी डिजिट में, और उसको वो काम समझ में आ जाएगा कि बाइनरी डिजिट में करना क्या है, क्योंकि उसको यही समझ में आता है। जब तक ये कन्वर्ट नहीं होगा समझ में नहीं आएगा। इसके आधार पे कोई काम नहीं करेगा, इसके आधार पे इनपुट जाता है, लेकिन काम इसके आधार पे होता है कन्वर्टर के कन्वर्ट करने के बाद। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे कि
कि इस तरीके से 65 है क्या, 65 क्या है, इसको देखते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग ले भी चुके होंगे। मैं अब आगे बताता हूं आपको कि ये क्या है। 65 आपका क्या है। कीबोर्ड में जितने भी बटन होते हैं उन सब का वैल्यू होता है। जैसे कैपिटल ए का 65, कैपिटल बी का 66, कैपिटल सी का 67, ऐसे से जाएंगे तो कैपिटल जेड का 90। दोस्तों समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। अब ये ऐसे करते करते हमारे पास स्मॉल का भी आता है, तो स्मॉल ए का आपका हो जाता है, स्मॉल ए का आपका हो जाएगा 97 और स्मॉल बी का हो जाता है 98, स्मॉल सी का हो जाता है 99 और इसी तरीके से करते जाएंगे तो स्मॉल जेड का हो जाएगा 122। और इसी तरीके से नंबर का वैल्यू भी होता है, 0 का 48 होता है, 1 का 49 होता है, 2 का 50 होता है। ऐसे करते करते जाएंगे तो 9 नंबर वाले बटन का हो जाएगा 57। इस तरीके से इन सारे बटन्स का मैंने कॉमन चीज़ों को बता दिया। ऐसे सारे बटन का होता है, जैसे एंटर का 13 होता है, इंटर वाले बटन का 13 होता है। ऐसे सारे बटन का आपका एस्केप का होगा, स्पेस का होगा, सारी चीज़ों का होता है। और इस चीज़ को हम बोलते क्या हैं, मैं यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए दोस्तों। इस वाले वैल्यू को बोलते हैं हम लोग ASCII, अस्काई वैल्यू। अब अस्काई का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक ये कोड है, यानी ASCII और I, ये इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक कोड है। अगर सवाल ये भी पूछ लेता है कि एस्काई वैल्यू किसके द्वारा निकाला गया, तो आप अमेरिका का नाम ले सकते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, ये एक मानक है वहाँ का जो इन्फॉर्मेशन को चेंज करता है, समझने लायक बनाता है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया एस्काई वैल्यू। अब ये स्मॉल और कैपिटल का चक्कर क्या है, थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए डिजिटल कंप्यूटर में कैसे काम करता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हटा दे रहा हूँ। अब आप देखिए, अब ये कीबोर्ड में बटन एक ही है। अब उस एक बटन से दोनों चीज़ें कैसे बन जाती है, स्मॉल भी बनता है, कैपिटल बनता है, या हिंदी बन जाता है, कैसे बन जाता है। देखिए, अगर आप इधर से इधर स्विच करते हैं तो इसमें देखिए +32 होता है, और जब इधर से इधर स्विच करते हैं तब -32 हो जाता है। अब ये माइनस और प्लस का चक्कर क्या है, आप अगर स्मॉल से कैपिटल की तरफ आ रहे हैं तब आपको कैप्स लॉक या शिफ्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। अब जब आप कैप्स लॉक आप ऑन कर देते हैं, अगर ये आप ऑन करते हैं तो ये स्मॉल में से 32 माइनस कर देगा, तो उसको ये वाला ASCII मिल जाएगा, इधर वाला। जब आप कैप्स लॉक को या शिफ्ट को, आप कैप्स लॉक मैं लिख दूँ समझने के लिए आपके, कैप्स लॉक या शिफ्ट को आप ऑन करते हैं, दबाते हैं, तो ये आपका स्मॉल से कैपिटल में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है कि प्लस ऊपर वाले में आएगा, माइनस इसमें जाएगा। और जब आप इसको यानी कैप्स लॉक या शिफ्ट को आप ऑफ करते हैं तब ये +32 कर देता है। यानी 65 था, अभी आपने नॉर्मल तरीके से स्मॉल ही लिखता है, तो +32 कर देगा, तो ये क्या करेगा, इस वाले ASCII को प्राप्त कर लेगा और फिर इसको वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, जिससे इसको मालूम हो जाएगा कि मुझे ये वाला चीज़ दिखाना स्मॉल है।
तो शिफ्ट और कैप्स लॉक करने पर आपके ASCII वैल्यू में -32 और +32 होता है, -32 और +32 होता है। किस पर? आपके कैप्स लॉक और शिफ्ट को ऑन करने पर। अगर ऑफ करते हैं तो +32 और ऑन कर देते हैं तो -32। तो कैपिटल और स्मॉल इस तरीके से साइकिल में कन्वर्ट होता रहता है, +32 -32 +32 -32। हम कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो -32, ऑफ कर देंगे तो +32। इधर वाला ASCII मिल जाएगा, इधर वाला मिल जाएगा तो इसको कन्वर्ट कर लेगा बाइनरी में। अब इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, बहुत लंबा टॉपिक है ये, अगर इस पर बात करूँगा तो केवल डिजिटल ही चलेगा बहुत लंबा, लेकिन फिलहाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पर्याप्त है। और अब चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं एनालॉग के तरफ कि एनालॉग क्या होता है। अब हम बात करते हैं एनालॉग की तरफ, और इसको भी मैं हटा दूं। एनालॉग क्या करता है? जितने भी भौतिक मापन, भौतिक राशियां हैं, भौतिक मापन के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे यानी पहले तो उसका आप थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लीजिए। इसका डेफिनेशन आप समझ लीजिए। ब्लैक, एक ब्लैक मार्कर लो, मार्कर ख़त्म हो रहा है भैया, कह दो नया मार्कर निकाल दें। उससे मैंने बोला था लेकिन वो सुना नहीं पूरी बात। तो भौतिक मापन यानी आप इसको कह सकते हैं कि जब हम वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी और वोल्टेज के माध्यम से काम करते हैं तो हमारा ये एनालॉग कंप्यूटर काम करता है। और डिजिटल मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि डिजिटल में हम काम करते हैं, डिजिट के माध्यम से होता है और डेटा को स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका जो भौतिक मापन वाला होता है ना, इसमें आपको जैसे आपका वोल्टेज, इसको मैंने बोला था बेटा इंक इसमें भी डाल दो, लेकिन डाले नहीं थे, ये ले जाओ और इसको सही करके देना हमको, ठीक है। वोल्टेज या जैसे स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, वोल्ट नापने वाला उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर बोलते हैं। मैं वही लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो दोस्त। वोल्ट मीटर इस तरीके से, जैसे गति नापने वाला गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, आपका मीटर थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर बुखार नापने वाला होता है, और वोल्ट मीटर आपका वोल्ट नापने वाला होता है। तो ये जो कंप्यूटर आपका होता है ना, एनालॉग कंप्यूटर, ये ऑटोमेटिक होता है, इसको चलाना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक चलता है। यानी इसको बस आप यूज़ करो, ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर से ये स्लो होता है, डिजिटल कंप्यूटर फास्ट होता है, ये स्लो होता है, ये तुरंत नहीं करता काम, थोड़ा सा स्लो करके चलता है। और जब आपका एनालॉग कंप्यूटर यूज़ होता है तो उसमें ऑपरेटर की भी आवश्यकता नहीं होती है कि ऑपरेटर की आवश्यकता हो, वो ऑटोमेटिक चलता है। जैसे आप पेट्रोल पंप की मशीन देख लीजिए, आप पेट्रोल पंप पे चलाते नहीं उसको, वो चल रहा होता है। ECG मशीन आप देख सकते हैं, ECG मशीन जिसमें हार्ट बीट वगैरह नापा जाता है, वो भी एक तरीके से एनालॉग कंप्यूटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको भी आपको वो चीज़ें भौतिक मापन के रूप में दिखाता है, मापता है वो। और इन चीज़ों में खास करके एनालॉग कंप्यूटर में सबसे बड़ा जो देखा गया है इसका फीचर, या आप कह सकते हैं कि इसका प्रॉपर्टी देखा गया है कि ये डेटा को स्टोर नहीं करता, ये डेटा को स्टोर नहीं करता। जैसे थर्मामीटर में बुखार नापा गया, अब बुखार नापने के बाद अगर आप चाहें कि अभी 1 घंटे बाद फिर से हम देख लें कि हमारा कितना बुखार था, दूसरे का नापने के बाद तीसरे का नाप ले, चौथे का नाप ले, और फिर अपना वाला आप देखना चाहें तो थर्मामीटर आपको शो नहीं करेगा पुराना वाला। आप वोल्टेज नाप लें और फिर कोई दोबारा 2 मिनट बाद फिर वोल्टेज नापे, 3 मिनट बाद फिर वोल्टेज नापे, 4 मिनट बाद वोल्टेज नापे, फिर दोबारा देखिए मेरा प्रीवियस वाला कैसा था, तो नहीं आ पाएगा। तो स्टोर नहीं करता है आपका ये थर्मामीटर, या ये सब सारी चीज़ें भौतिक मापन करने वाली चीज़ें स्टोर नहीं करती हैं। एनालॉग कंप्यूटर का ये सबसे बड़ा आपका प्रॉपर्टी है, या कह सकते हैं कि ये बैड प्रॉपर्टी है, लेकिन काम करना है तो यूज़ करना है। अब इसके बाद हम आते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बाद, और इसमें जो डेटा होता है वो एक सीधी रेखा में चलता है। किसमें? सीधी रेखा में चलता है। किसमें? भौतिक राशि मापोगे तो सीधा ही नापोगे एनालॉग कंप्यूटर में। अब इसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर का। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड क्या होता है?
हाइब्रिड माने होता है एनालॉग प्लस डिजिटल, यानी जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाएं वो आपका हाइब्रिड है। जिसमें भी कोई भी कंप्यूटर हो जिसमें दोनों के गुण पाए जाएं वो आपका हाइब्रिड है। जैसे इसका प्रयोग आमतौर से कहाँ करते हैं दोस्तों? इसका प्रयोग आमतौर से हेल्थ केयर में होता है, आमतौर से हेल्थ केयर में होता है। यूँ तो बहुत सारी जगहों पे होता है, लेकिन आमतौर से इसका प्रयोग हेल्थ केयर में होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। तो आप ये कह सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर वो दोनों का काम कर सकता है। अब आते हैं इसके बाद अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक आपका है पर्पस बेस कंप्यूटर क्या होता है। उसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा साइज़ और स्पीड वाले में, जिनमें सुपर और मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर को बताना है, उसमें से सवाल आ जाता है अक्सर। तो अभी पर्पस बेस में आप देखेंगे दो ही प्रकार के कंप्यूटर हैं, या तो किसी कंप्यूटर से हम जनरल काम करा सकते हैं या किसी कंप्यूटर से हम स्पेशल काम करा सकते हैं। तो जनरल काम करने वाले को जनरल पर्पज कंप्यूटर कहेंगे और स्पेशल काम करने वाले को स्पेशल पर्पज कहेंगे। जैसे घरों में, स्कूलों में, बाजार में, दुकान पर, इस टाइप के कंप्यूटर को हम लोग जनरल पर्पज कंप्यूटर कहते हैं, जिसमें हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट, ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये आपके जनरल पर्पज कंप्यूटर होती हैं। या आप कह सकते हो कि डिज़ाइनिंग में, वेब डिज़ाइनिंग में, या आप कह सकते हो रिकॉर्ड कीपिंग में, इन सब सारे जगहों पर, रिकॉर्ड मेंटेनेंस में, इन सारे जगहों पर जो कंप्यूटर प्रयोग होता है उसको जनरल पर्पज कंप्यूटर कहते हैं। थोड़ा सा दोस्तों मैं लिखवाता कम हूँ, बोलता ज़्यादा हूँ, आप नोट्स बना सकते हैं मेरे साउंड को देख करके। और आप जब स्पेशल रूप में काम करेंगे, कुछ विशेष काम करेंगे, जैसे रॉकेट उड़ाना, रोबोट को टैकल करना, रोबोट को हैंडल करना, हवाई जहाज़ को हैंडल करना, मिसाइल को हैंडल करना कंप्यूटर से, तो ये सारे जो कंप्यूटर होते हैं ये स्पेशल टाइप के कंप्यूटर होते हैं। तो काम के आधार पर, पर्पस के आधार पर दो कैटेगरी होगी, या तो साधारण काम किए जाएंगे या स्पेशल काम किए जाएंगे। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, यानी जीपीसी बोलते हैं और एसपीसी बोलते हैं। जीपीसी मतलब जनरल पर्पस कंप्यूटर और एसपीसी मतलब एसपीसी माने स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब आते हैं बात मज़े की, अब आती है कि जो हमारा अगला टॉपिक है साइज और स्पीड, इसके आधार पर जो कंप्यूटर बांटा जाएगा वो चार होगा। पहला होगा माइक्रो। अब माइक्रो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के माने हो गया, माइक्रो माने वैसे भी होता है दोस्तों सूक्ष्म, छोटा कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कैटेगरी में सबसे छोटा कंप्यूटर। तो अब इसका नाम अगर आप साइज से लेते हैं तो अच्छी बात है, माइक्रो है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या कम होती है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, इस नाते भी कहते हैं इसको। और माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग आमतौर से घर में, स्कूलों में, जैसे मैंने अभी बताया जनरल पर्पज या डिजिटल जो बताया। अब देखा जाए अगर तो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये डिजिटल का ही पार्ट है, ये डिजिटल का ही पार्ट कह सकते हैं आप। डिजिटल में आपको देखेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिटल कंप्यूटर को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तो डिजिटल को आप चार बता सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। चार टॉपिक में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। अभी मैं इसको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या है, कैसे है। तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो आता है वो आता है टैबलेट, लैपटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप। इस कैटेगरी में जितने भी कंप्यूटर आएंगे, लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी? ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी माइक्रो कंप्यूटर में। इसके बाद आपका शुरू होता है मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर क्या है इसको दोस्तों देख लिए होंगे आप, चलो मैं इधर बता देता हूँ। मिनी कंप्यूटर जैसा सीरीज है कि 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, तो साइज और स्पीड में देखेंगे तो मिनी कंप्यूटर जो हमारा होता है वो माइक्रो से बड़ा होता है, और माइक्रो से इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, स्टोरेज क्षमता भी इसकी ज़्यादा होती है। और ये माइक्रो से ज़्यादा होने के नाते ये अपने जो इसके रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को ये शेयर कर सकता है और लोगों को दे सकता है कि लो भैया हम काम कर रहे हैं, तुम भी कर लो, ताकि मिल के काम करेंगे तो अच्छे से काम हो जाएगा और आसानी से काम हो जाएगा। जैसे कैड डिज़ाइनिंग का काम चलता है तो उसमें रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बोलते हैं इसको।
अगर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हम काम कर रहे हैं तो उसमें रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ता है, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि मिनी कंप्यूटर का प्रयोग वहाँ होता है। और इसकी जो बात होती है, इसमें एक से, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगते हैं इसमें, यानी एक प्रोसेसर से काम चलने वाला नहीं है। इसमें प्रोसेसर की संख्या कम होती है, इसमें एक भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा लगेंगे, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। और इसका प्रयोग आमतौर से प्लांट्स आदि में होता है। किसमें? प्लांट्स, यानी कि फैक्ट्री आदि में होता है। फैक्ट्री का मतलब हो गया जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो डिज़ाइनिंग का काम करवाती हैं, या आप कह सकते हैं रिकॉर्ड कीपिंग। बस दोस्तों 5 मिनट और ख़त्म कर रहा हूँ, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आप लोगों को मैं। उसके बाद आप कह सकते हैं फाइल मैनेजमेंट, इस तरीके से आप कह सकते हैं, या आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बड़े बड़े कंपनियों में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बड़े बड़े कंपनियों में होती हैं। और यहाँ पर चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ऐसे तुम रख देते हो, आकर के गिर जाता है बेटा खुल करके। तो इस तरीके से आप मिनी कंप्यूटर को देख सकते हैं। तो इसका जो पावर होता है वो माइक्रो से ज़्यादा होता है और मेन फ्रेम से कम होता है। अब मैं बात करूंगा मेन फ्रेम पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि टैबलेट, लैपटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप, ऐसे मिनी कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मिनी कंप्यूटर में आपकी चीज़ें आती हैं, जैसे आप कह सकते हैं हनी वेल 200 कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के नाम बता रहा हूँ जो आपके मिनी कंप्यूटर के कैटेगरी में आते हैं। वैक्स सीरीज, IBM, दोस्तों आप देख रहे होंगे IBM का AS400E, ये सारे जो कंप्यूटर हैं, या आप देख रहे होंगे एक नाम और भी मुझे याद आ रहा है, DEC का PDP। इस तरीके से जो आपके मिनी कंप्यूटर की कैटेगरी हैं, ये सारे कैटेगरी लिखे गए हैं कि DEC PDP होता है, और हनीवेल होता है 200, वैक्स सीरीज़ के कंप्यूटर होते हैं, IBM सीरीज़ के कंप्यूटर होते हैं, IBM के AS400E होता है। ये जो कंप्यूटर के नाम मैं बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि ये कंप्यूटर किस कैटेगरी के हैं, तो आप उसमें टिक लगाएंगे कि मिनी कंप्यूटर है ये। और नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप को जब भी पूछेगा, टैबलेट को पूछेगा, आप उसको बताएंगे माइक्रो कंप्यूटर है। दोस्तों अब मैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसको हटाता हूँ। अब बात करता हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर पे और सुपर कंप्यूटर पे। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर सवाल सुपर वाले से सवाल तो पूछ ही लेता है कभी ना कभी, इन दोनों को छोड़ भी देगा तो सुपर से तो पूछ ही लेगा। अब वो मैं बता देता हूँ 2 मिनट में, और उसके बाद आपका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। पढ़िए, एंजॉय कीजिए और मार्क्स अच्छे से लेकर के आइए। यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आपके मार्क्स अच्छे से आ जाएँ। और जो लोग इसको पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, मेरा ये विश्वास है कि उनके नंबर अच्छे आएंगे। बाकी जो लोग इसको फिल्म के तरीके से देख करके हटा देंगे दोस्तों, उनके नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि ब्रेन कभी ना कभी चीज़ों को वॉश आउट कर देता है। तो नोट्स बनाते रहिएगा। अब मैं बात करता हूँ मेन फ्रेम। मेन फ्रेम 2 टॉपिक में बात करूँगा, मेन फ्रेम और सुपर की मैं बात करूँगा, और आपका ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, ये आपका माइक्रो से, मैं अगर लिख दूँ ऐसे कि माइक्रो कंप्यूटर से ये ज़्यादा होता है, और मिनी ऐसे लिख दूँ, समझ में आ जाएगा आपको। माइक्रो, उसके बाद मिनी, और फिर मेन फ्रेम। यानी ये क्या हुआ, ये दोनों से ज़्यादा शक्तिशाली हुआ और दोनों से ज़्यादा बड़ा हुआ, दोनों से ज़्यादा महंगा हुआ। किससे? माइक्रो से और मिनी से। लेकिन अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसको हम बिजनेस वर्ड का बैकबोन मानते हैं दोस्तों। बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी एक तरीके से। और इसका प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर डेटाबेस सेंट्रलाइज, मतलब जहां पर पूरा रिकॉर्ड, पूरा डेटाबेस एक ही जगह रखा जाता हो और हजारों लोग इसको यूज करते हो। कितने?
हज़ारों लोग इसको यूज़ करते हो, इस डेटाबेस को। ऐसे जगहों पर हमारा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो प्रयोग होता है, और इसको प्रयोग करने के लिए आपको पूरा एक बड़ा सा कमरा चाहिए होता है जहाँ पर उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो साइज़ भी इसकी ज़्यादा होती है और इसका काम करने की क्षमता भी ज़्यादा होता है, स्टोर करने की क्षमता भी ज़्यादा होता है, और ये हज़ारों लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है, जहाँ पर रिकॉर्ड को एक जगह रखना है और लोग उसको उठा के यूज़ करें। जैसे कोई बड़ी कंपनी, बैंक आदि, इन जगहों पर एक रिकॉर्ड नहीं होते, कस्टमर के बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं। बैंक अगर देखा जाए तो उसमें भी कस्टमर के बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं। तो आपका ये मेन फ्रेम हो गया। अब मेन फ्रेम में जो कंप्यूटर आते हैं वो आमतौर से Z सीरीज़ के आते हैं। किसके? Z सीरीज़ के आते हैं। अब वो Z सीरीज़ के क्या हो गए? जैसे आपका हो गया IBM Z15। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेन फ्रेम में आमतौर से सबसे अग्रणी कंपनी जो मानी जाती है वो IBM मानी जाती है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से ये है, और ये सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है मेन फ्रेम के क्षेत्र में। तो Z15, Z14, Z13 ये सारी कंपनियां जो हैं, IBM Z15, IBM Z14 और IBM Z13, ये सारी जो कंप्यूटर हैं, ये सारे कंप्यूटर आपके कैसे हैं? मेन फ्रेम है, मेन फ्रेम के अंतर्गत आते हैं ये। और अब मैं बात करूंगा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सुपर कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि सुपर कंप्यूटर से सवाल आपको पूछता ही है और इससे आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए सुपर कंप्यूटर से। अब देखिए मैं बात करता हूँ सुपर कंप्यूटर क्या है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसमें जो चीज़ें सवाल बनती हैं वो मैं बता दे रहा हूँ फिर से। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ प्रयोग होता है? अक्सर बिजनेस वर्ल्ड में प्रयोग होता है, जहाँ पर डेटाबेस सेंट्रलाइज होता है, हज़ारों की संख्या में लोग इसको यूज़ करते हैं। बैंक आदि में, बड़ी कंपनी में, रिकॉर्ड कीपिंग में या फाइल मैनेजमेंट में, या कोई भी और चीज़ हो सकता है जहाँ पे ज़्यादा डेटा होता हो। और Z सीरीज इसमें प्रयोग होता है, जैसे IBM का Z15, Z14 और Z13, ये सारी चीज़ें IBM ने बनाई हैं और IBM इसमें सबसे अग्रणी कंपनी मानी जाती है। अब सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। आज का अंतिम टॉपिक, सुपर कंप्यूटर क्या होता है। दोस्तों आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसको मैं साफ़ कर दूं, हटा दूं, जिससे मुझे लिखने में आराम हो जाए और आपको देखने में आराम हो जाए। सुपर कंप्यूटर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सुपर कंप्यूटर। अब देखो सुपर कंप्यूटर क्या है? माइक्रो से तेज मिनी कंप्यूटर और उससे तेज और बड़ा मेन फ्रेम, और सुपर जैसे लास्ट में मैं पढ़ा रहा हूं तो ये सबका पिताजी है, सबसे तेज कंप्यूटर है ये। कौन? सुपर, जैसा कि इसका नाम है सुपर कंप्यूटर। अब इसका प्रयोग कहाँ पे होगा? इसका प्रयोग होगा जैसे मौसम विभाग या मिलिट्री साइंस में, या आप कह सकते हैं कि रिसर्च सेंटर में, रॉकेट में, रोबोट में, रोबोटिक्स में, AI में, बहुत सारे जगहों पर इसका प्रयोग होता है। तो सुपर कंप्यूटर इसका काम क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि रिसर्च में और मिलिट्री में और आपका रॉकेट में और आपको रोबोट में, ऐसे बहुत सारे जगहों पर इसका प्रयोग होता है। क्योंकि ये बहुत नॉर्मल काम नहीं है, हाई लेवल का काम है, और इन चीज़ों को काम करने के लिए जो सुपर कंप्यूटर आपका है बहुत ही महंगा आता है। और इसकी जो स्पीड होती है ना वो फ्लॉप्स में नापी जाती है। किसमें? फ्लॉप्स में। सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो नापी जाती है फ्लॉप्स में नापी जाती है, और बाकी कंप्यूटरों की स्पीड आपके मिप्स में नापी जाती है। मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये सारे कंप्यूटर की स्पीड नापी जाती है सुपर के अलावा। और सुपर की स्पीड जो नापी जाती है मैं उसको लिख दे रहा हूं, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, कहीं कहीं पे फ्लोटिंग पॉइंट लिखा होगा, लेकिन फ्लोटिंग आप याद रखिएगा। फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, ये हो गया आपका फ्लॉप्स।
फ्लॉप्स में स्पीड नापी जाती है, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो पेटाफ्लॉप्स में भी इसकी स्पीड आपको देखने को मिलेगी, जो हाई लेवल के कंप्यूटर हैं। और भारत का यानी इंडिया का आपका जो पहला कंप्यूटर है वो है आपका परम 8000। पहला जो कंप्यूटर है भारत का वो परम 8000 है। और आपका जो लेटेस्ट भारत का सुपर कंप्यूटर है, लेटेस्ट, ये आपका है परम सिद्धि AI। परम सिद्धि AI ये आपका कहाँ का है? भारत का सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि AI। और इसके माने हो गया, ये तो परम तो खैर टॉपिक लिया गया है, और ये आपका जो सिद्धि है ये इसका नाम है। AI के माने हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धि इसमें प्रयोग किया गया है। और जहाँ पर AI प्रयोग होता है वहाँ पर लैंग्वेज का प्रयोग जो किया जाता है वो आपका है लिस्प, LISP। AI में प्रोग्रामिंग जो की जाती है, ये प्रोग्रामिंग की जाती है लिस्प में। लिस्प एक भाषा है प्रोग्रामिंग की जो आपके AI में प्रयोग होती है। और आपका जो ये परम सिद्धि बना, ये आपका 16 नवंबर 2020 को रिलीज़ किया गया। ये 16 नवंबर 2020 को रिलीज़ किया गया। और परम जो बनाया था कंप्यूटर वो सीडैक ने बनाया है, सीडैक कंपनी ने, भारत की कंपनी है, पुणे में उसका ऑफिस है, पुणे आप जानते हैं। और इसके बाद अगर बात किया जाए कि पूरे विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ जो विश्व का है वो है, मैं अभी ऊपर लिखूंगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि नीचे में अगर जाऊंगा तो आपको देखने में दिक्कत होगी। दोस्तों मैं हटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। आपका जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो था क्रे 1, ये अमेरिका का था। अमेरिका ने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। स्पष्ट कर दूं, नहीं आप इसमें शॉर्ट लेंगे तो आएगा भी नहीं। अमेरिका, ठीक है। तो क्रे कंपनी थी, उसने बनाया था तो उसी के नाम पे पड़ गया क्रे 1। अब देखिए, जो पूरे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ये पूछ लेता है। और सुपर कंप्यूटर के मामले में जो आपका ये बना था ना परम सिद्धि AI, परम सिद्धि AI जो बना था, इस कंप्यूटर ने भारत को 62वां रैंक दिलाया था। 62वां रैंक दिलाया था किसमें से? 500 टॉप कंट्रीज, 500 टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी 500 टॉप देशों के सुपर कंप्यूटर में रैंक इसका 62वां आया था। किसका? परम सिद्धि का 62वां रैंक आपके भारत में था। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि परम सिद्धि AI का जो रैंक था 500 देशों के सुपर कंप्यूटर के मामले में, सुपर कंप्यूटरों में से, तो आपका 62वां रैंक था। और आपका जो सबसे टॉप का जो कंप्यूटर था वो था फुगाकू सुपर कंप्यूटर जो था, ये जापान का था। दोस्तों आप नाम में देख लीजिए, फुगाकू नाम है। और ये जापान ने बनाया था। टोक्यो शहर पड़ता है, टोक्यो का निकाला हुआ था। टोक्यो, मैं साउंड दे रहा हूँ, साउंड से समझिएगा। जापान में टोक्यो ने इसको बनाया था। और किसने? इस फुगाकू ने, इस सुपर कंप्यूटर ने सबसे पहला 500 में सबसे टॉप प्लेस हासिल किया था। 500 कंट्रीज में 500 सुपर कंप्यूटर में लिख दूं, सुपर कंप्यूटर कंट्रीज में टॉप प्लेस लिया था। तो अभी तक का सबसे टॉप प्लेस पे जो आ रहा है वो आपका फुगाकू आ रहा है, जो आपका जापान बनाया था। और इसका जो परम सिद्धि वाला है 62वां रैंक था, जिसने 500 कंप्यूटरों में
500 सुपर कंप्यूटर कंट्रीज़ में 62वां रैंक हासिल किया। क्रेवन आपके विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था जो अमेरिका ने बनाया था। फुगाकू इस समय का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है जो आपके जापान ने बनाया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें थोड़ा सा और हौसला मिल सके। जय हिंद।